आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात जब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझसे जो कहा उसने मेरे जीवन की पूरी दिशा बदल दी। एक पल में मेरा सारा स्वाभिमान, मेरी सारी दुनिया धरी की धरी रह गई। उनकी आंखों में मैंने जो देखा वो सिर्फ प्यार नहीं था, एक ऐसी गहराई थी जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मैं तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। मुझे एहसास हुआ कि इस रिश्ते की दिशा पूरी तरह बदल गई है। आज भी मैं उस फैसले के बारे में सोचता हूँ जिसने मुझे मैं बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्टोरी चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी आपको दिल की गहराइयों तक छू जाएगी, तो आपसे गुजारिश है कि हेडफोन लगाकर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं राहुल, दिल्ली का एक साधारण लड़का। मेरे सपने बड़े थे लेकिन मेरी जेब हमेशा छोटी रही। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था जहां हर छोटी चीज़ के लिए हिसाब किताब करना पड़ता था। फिर मेरी ज़िंदगी में आई प्रिया। प्रिया मुंबई की चकाचौंध से निकली एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में तारे थे और दिल में दुनिया भर की सादगी। हम दोनों की मुलाकात बेंगलोर में हुई जब हम एक ही यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे। वो इकोनॉमिक्स में थी और मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारी पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी जहां हम दोनों एक ही किताब के लिए लड़ पड़े थे। एक पुरानी धूल भरी किताब जिसका नाम अब मुझे याद भी नहीं। उस दिन की बहस धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर कब प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला। प्रिया का परिवार बहुत धनी था। उसके पिता मिस्टर सौरभ शर्मा मुंबई के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उनके कई शहरों में फैले हुए व्यापार थे और उनका नाम सुनते ही लोग सम्मान से सर झुकाते थे। मुझे पता था कि प्रिया के परिवार से मेरा रिश्ता मंजूर करवाना आसान नहीं होगा। प्रिया ने मुझसे कहा था, राहुल, मुझे तुम्हारे पैसे से नहीं, तुम्हारे सपनों से प्यार है। लेकिन मैं जानता था कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता। हमें दुनिया में जीना था और दुनिया में पैसे की अपनी जगह थी। जब हमने अपने रिश्ते के बारे में प्रिया के माता पिता को बताया तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मिस्टर शर्मा ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा, राहुल, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन प्रिया के लिए मैंने जो सपने देखे हैं तुम शायद उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे। उनके शब्दों में कड़वाहट नहीं थी, बस एक पिता की चिंता थी। प्रिया ने अपने पिता से बहुत बहस की, रोई, लेकिन वो नहीं माने। मैं भी निराश था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मिस्टर शर्मा से कहा, सर, मुझे एक मौका दीजिए। मैं प्रिया को वो सब कुछ दूंगा जिसकी वो हकदार है। मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। मिस्टर शर्मा ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, ठीक है राहुल, मैं तुम्हें देखता हूँ, लेकिन मेरी बेटी की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। ये एक चुनौती थी और मैंने उसे स्वीकार किया। यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद प्रिया मुंबई लौट गई और मैं दिल्ली आ गया। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू की और दिन रात एक करके काम किया। मेरा लक्ष्य था कि मैं जल्द से जल्द खुद को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर लूं कि मिस्टर शर्मा को मेरी काबिलियत पर कोई शक न रहे। प्रिया और मैं फ़ोन पर घंटों बातें करते थे, एक दूसरे को हिम्मत देते थे। हमारा प्यार इस दूरी में और गहरा होता गया। करीब 2 साल बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली में अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया। ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जो स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देता था। ये मेरा जुनून था, मेरा सपना। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और कुछ दोस्तों से भी मदद ली। शुरुआती कुछ महीने बहुत मुश्किल थे, लेकिन मेरा काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने प्रिया को मुंबई में बुलाया और उसे अपनी प्रगति दिखाई। प्रिया बहुत खुश थी। अब बारी थी मिस्टर शर्मा को मनाने की। प्रिया ने फिर से अपने पिता से बात की। इस बार मिस्टर शर्मा ने मुझे बुलाया। मैं बहुत घबराया हुआ था। मुंबई जाकर उनके आलीशान ऑफिस में मैंने उन्हें अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताया। उन्होंने ध्यान से सुना, सवाल पूछे और फिर अंत में मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राहुल, तुमने मुझे गलत साबित किया। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने तुम्हें चुना। तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी के दिनों में से एक था। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। प्रिया के परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं जानता था कि ये सब मिस्टर शर्मा की उदारता थी और मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान था। शादी के बाद प्रिया और मैं दिल्ली में ही रहे, मेरे छोटे से अपार्टमेंट में। प्रिया ने कभी भी अपने धनी परिवार की शिकायत नहीं की, ना ही कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी। वो हमेशा मेरा साथ देती थी, मेरे संघर्ष में मेरी साथी थी। मेरे स्टार्टअप ने कुछ सालों में काफ़ी तरक्की की। हमने दिल्ली और आसपास के शहरों में अपनी पहचान बनाई। मैं खुश था कि मैं प्रिया को वो जीवन दे पा रहा था जिसकी वो हकदार थी, बिना किसी की मदद के। मैं मिस्टर शर्मा का भी बहुत सम्मान करता था और उन्हें अपना आदर्श मानता था। हमारा रिश्ता ससुर दामाद से बढ़कर एक पिता बेटे जैसा हो गया था।
कम से कम मेरी तरफ से। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक बड़ी कंपनी ने मेरे स्टार्टअप को खरीदने का प्रस्ताव दिया। ये एक बहुत बड़ा मौका था जो हमें रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा सकता था। मैंने और मेरी टीम ने कड़ी मेहनत की और डील लगभग फाइनल होने वाली थी। हम सब बहुत उत्साहित थे, लेकिन फिर एक अप्रत्याशित घटना हुई। बाजार में एक बड़ा आर्थिक संकट आया और जिस कंपनी ने हमें खरीदने का प्रस्ताव दिया था उसने अचानक अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इतना ही नहीं, हमारे एक बड़े निवेशक ने भी हाथ खींच लिए, जिससे हमारे पास नकदी की गंभीर कमी हो गई। ये मेरे लिए एक वज्रपात था। मेरा पूरा कारोबार ढहने के कगार पर था। मेरे पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं थे और सप्लायर के बिल बढ़ते जा रहे थे। मैं हताश था, टूट चुका था। मैंने दिन रात काम किया, हर संभव रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। मैंने प्रिया को ये सब बताने की हिम्मत नहीं की थी। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं अपनी सारी चिंताएं अपने अंदर ही दबा कर रखता था। ये बात लगभग 2 महीने पुरानी थी। मैं अपने घर में रात के 2 बजे तक अपने लैपटॉप पर बैठा था, आंकड़ों में उलझा हुआ। मेरे दिमाग में बस एक ही विचार था, ये सब कैसे ठीक होगा? मैं अपनी पत्नी को कैसे बताऊंगा कि उसका पति अब एक असफल आदमी है? मेरी आंखों में नींद नहीं थी और मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। प्रिया अपने कमरे में सो रही थी। मैंने उसे बताया था कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए देर हो जाएगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। मैंने मुड़कर देखा। ये मिस्टर सौरभ शर्मा थे। वो मुंबई से आए हुए थे और हमारे घर पर कुछ दिनों से रुके हुए थे, प्रिया से मिलने। मैं हैरान रह गया, इतनी रात को वे मेरे कमरे में क्यों आए थे? उन्होंने मुझे इतनी देर तक जागते हुए देख लिया होगा। उनकी आंखों में चिंता थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आए और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। मैंने अपनी लैपटॉप स्क्रीन बंद कर दी। राहुल, तुम अभी तक जागे हुए हो? उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। जी बस थोड़ा सा काम था सर। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराए। मुझे पता है राहुल, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं शर्मिंदा हो गया। क्या हुआ बेटा? मुझे सब पता है। मैं उनके सामने अपनी परेशानी छुपा नहीं पाया। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने उन्हें बताया कि मेरा बिजनेस कैसे संकट में है, कैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। मैंने बताया कि मैं कितना असफल महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने ध्यान से मेरी बातें सुनी, बिना किसी टिप्पणी के। जब मैं चुप हुआ तो उन्होंने एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने जो कहा उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने अपनी कुर्सी थोड़ी और मेरे पास खींची और मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, राहुल, रात में ससुर आकर बोले, आपके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उनके शब्दों ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं उन्हें देखता रहा। सब कुछ? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। हाँ राहुल, सब कुछ। मुझे पता है कि तुम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से शुरू करने का सपना देखा था। मुंबई के पास एक छोटे से गांव में एक चैरिटेबल अस्पताल और स्कूल बनाना। मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए कई सालों से पैसे जमा किए थे, ज़मीन भी खरीद ली थी। मेरा सपना था कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद उस पर काम करूं। मेरी सांसें अटक गईं। मैं उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हारा सपना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, प्रिया का विश्वास। मैं तुम्हें ऐसे हारते हुए नहीं देख सकता। मैं वो चैरिटेबल प्रोजेक्ट रोक रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी सारी जमा पूंजी दे रहा हूँ जो मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए रखी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने बिजनेस में लगाओ। ये कोई उधार नहीं होगा राहुल, ये एक निवेश होगा मेरी तरफ से तुम्हारे सपनों में। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे काम में दखल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शर्तों पर अपना बिजनेस चलाओ, लेकिन इस बार तुम्हारे पीछे मेरा सारा अनुभव और संसाधन होंगे। उनके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये उनके जीवन भर का सपना था जिसे वो मेरे लिए कुर्बान करने को तैयार थे। ये एक ऐसा बलिदान था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे मन में एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ी, कृतज्ञता, शर्म, डर और एक अजीब सा दबाव। मैं उनकी आंखों में देख रहा था, जहाँ कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। उनकी आंखों में मैंने जो त्याग देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे लगा जैसे मैं एक ऐसे बोझ के नीचे दब गया हूँ जिसे उठाना मेरे बस की बात नहीं। ये पैसा नहीं था, ये उनका विश्वास था, उनका जीवन का एक हिस्सा था जिसे वो मेरे हाथों में सौंप रहे थे। मैं उस पल वहाँ रुक नहीं पाया। मुझे उस कमरे से बाहर निकलना था,
सांस लेने के लिए। मैं तेज़ी से अपनी कुर्सी से उठा और बिना कुछ कहे तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं किचन में जाकर खड़ा हो गया, ठंडे पानी का एक ग्लास पिया, लेकिन मेरे दिमाग में बस उन्हीं के शब्द गूंज रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि इस रिश्ते की दिशा पूरी तरह बदल गई है। अब ये सिर्फ एक दामाद और ससुर का रिश्ता नहीं था, ये एक ऐसा बंधन बन गया था जहाँ एक पिता अपने बेटे के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना त्यागने को तैयार था। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, ये मेरे आत्मसम्मान पर, मेरी पहचान पर एक सवाल था। क्या मैं इस लायक था? क्या मैं इस विश्वास को निभा पाऊंगा? अगले कुछ घंटे मैंने किचन में ही बिताए, ठंडी फर्श पर बैठकर। मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ मेरा स्वाभिमान था जो किसी की मदद नहीं लेना चाहता था, खासकर इतनी बड़ी मदद। दूसरी तरफ मेरे बिजनेस का भविष्य था, मेरे कर्मचारियों का भविष्य था, और सबसे बढ़कर मेरे ससुर का निस्वार्थ प्रेम और बलिदान था। अगर मैंने ये मौका ठुकरा दिया तो मैं उन्हें ठेस पहुंचाऊंगा। अगर मैंने इसे स्वीकार किया तो मुझे हमेशा उनके एहसान तले दबना पड़ेगा। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपने दिल की सुनी। मैं जानता था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। मैं जानता था कि इस फैसले के बाद मेरा रिश्ता मिस्टर शर्मा से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं वापस उनके कमरे में गया। वो अभी भी वहीं बैठे थे, मेरी ही कुर्सी पर, मुझे इंतज़ार कर रहे थे। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस वही शांत गहरा प्यार। मैंने उनके पैर छुए। पापा, मेरे मुंह से निकला, मैं ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं की थी, बल्कि मैंने एक पिता का प्यार और विश्वास कमाया था। अगले कुछ महीने मेरे जीवन के सबसे मुश्किल और सबसे प्रेरणादायक महीने थे। मिस्टर शर्मा ने अपनी बात पूरी की। उन्होंने अपने चैरिटेबल प्रोजेक्ट के लिए जमा किए गए सारे पैसे मेरे बिजनेस में लगा दिए। वो हर हफ्ते दिल्ली आते थे, मेरे साथ घंटों बैठते थे, मुझे सलाह देते थे, लेकिन कभी मेरे फैसलों में दखल नहीं देते थे। उनका अनुभव, उनकी व्यावसायिक समझ मेरे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रिया को जब ये सब पता चला तो वो अपने पिता के बलिदान और मेरे दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुई। उसने भी मेरा पूरा साथ दिया, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही। मैंने दिन रात एक कर दिया। मैं जानता था कि मुझे ये बिजनेस सफल बनाना ही है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने ससुर के सपने के लिए भी। उनके चैरिटेबल प्रोजेक्ट को मैंने अपनी प्राथमिकता बना लिया था। मैंने अपने बिजनेस को नई दिशा दी, नए उत्पाद लॉन्च किए और नई रणनीतियाँ अपनाई। धीरे धीरे मेरा बिजनेस फिर से खड़ा होने लगा। 1 साल के भीतर मेरा स्टार्टअप पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। हमने अपने पुराने नुकसान की भरपाई कर ली थी और अब हम एक नई ऊंचाई पर थे। मैंने पहला काम ये किया कि मैंने मिस्टर शर्मा को उनके चैरिटेबल प्रोजेक्ट के लिए सारी धनराशि वापस कर दी, मुनाफे के साथ। मैंने उनसे कहा, पापा, ये आपका सपना है और अब ये मेरा भी सपना है, हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। मिस्टर शर्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है राहुल, उन्होंने कहा। तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। हमने मिलकर उनके चैरिटेबल अस्पताल और स्कूल के लिए काम शुरू किया। मैंने अपने बिजनेस की सारी कमाई का एक हिस्सा उस प्रोजेक्ट में लगाना शुरू किया और अपनी टीम को भी उसमें शामिल किया। 2 साल बाद उस छोटे से गांव में मिस्टर शर्मा का सपना साकार हुआ। एक भव्य अस्पताल और एक स्कूल जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा था। आज मेरा बिजनेस एक सफल मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका है। मैं देश के सबसे युवा उद्यमियों में से एक हूँ। लेकिन इस सब के पीछे उस रात की घटना है। उस रात जब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझसे कहा, आपके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो पल मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने मुझे सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया, बल्कि मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। आज भी मैं उस फैसले के बारे में सोचता हूँ। उस रात मैंने जो फैसला लिया था, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार और सम्मान सिर्फ खून के रिश्तों में नहीं होता, बल्कि दिलों के रिश्तों में होता है, बलिदान में होता है और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में होता है। मेरे ससुर मेरे लिए सिर्फ एक ससुर नहीं रहे, वो मेरे पिता बन गए थे, मेरे गुरु बन गए थे और मैं उनका बेटा, जिसने उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। दोस्तों, ये थी राहुल की कहानी। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कभी कभी इन्हीं मुश्किलों में हमें ऐसे रिश्तों की गहराई का पता चलता है जो हमें उम्मीद की नई किरण दिखाते हैं। हमें बस खुद पर और अपने रिश्तों पर विश्वास बनाए रखना होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों को मिस न करें। मिलते हैं अगली कहानी में।